नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा। और जो हमारी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही थी, तो ये उसका नेक्स्ट वीडियो है। तो पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने मूल अधिकार पढ़े थे। तो उसका ही जो थोड़ा सा चैप्टर छूट गया था, तो वो आज मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ यहाँ पे। तो जो मूल अधिकार जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए हुए हैं। तो मैंने कल आपको आर्टिकल 24 तक आपको कंप्लीट करवा दिए थे। तो उसके आगे का जो वीडियो है वो ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 की हम लोग बात करते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 25 में जो धर्म को मानने के तौर पर जो हमको मूल अधिकार मिले हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, चलिए हम देखते हैं कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसमें जो पहला पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने के लिए आंतरिक स्वतंत्रता है। मतलब कि अगर आप चाहें तो अपने खुद के भगवान मान सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। तो ये बात इसमें लिखी हुई है। और दूसरा पॉइंट जो है कि धर्म को मानने का अधिकार। तो इसमें इस बात की है कि मतलब कि आप अपने धर्म को मान सकते हो और उसको बिना भय के आप घोषित कर सकते हो कि मैं ये धर्म मानता हूँ। कि कहने का मतलब ये है कि आप अपने धर्म को मतलब अभिव्यक्त कर सकते हो। इसमें ये बात लिखी गई है कि मतलब कि आप अपने धर्म से रिलेटेड, जैसे कि आप हिंदू हैं तो माथे पर तिलक लगाना, और मुस्लिम है तो मतलब कि टोपी वगैरह पहनना, ये सब बातें सेकंड पॉइंट में कही गई हैं। तो अच्छा, तीसरा जो है पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि आचरण का अधिकार। आचरण का अधिकार का मतलब ये है कि आप अपने धर्म विशेष की जो पूजा है, उसकी परंपरा है, जो भी उसकी है, तो आप उसके लिए आपको जो है मूल अधिकार दिया गया है। तो अगला जो पॉइंट है वो है कि प्रसार का अधिकार। प्रसार का अधिकार मतलब कि आप आपका जो धर्म है, आप उसके प्रसार के लिए उपबंध कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें जो है धर्मांतरण जो है वो इसमें निषेध है। कि ऐसा नहीं है कि आप अपने धर्म का प्रचार तो कर सकते हैं, पर ये आप किसी व्यक्ति पर दबाव नहीं डाल सकते कि उसका धर्म परिवर्तन करके उसको अपने धर्म में शामिल किया जाए। तो इस बात पर प्रतिबंध इसमें लगाया गया है। तो ये बात अनुच्छेद 25 में लिखी हुई है। तो अगला जो हमारा अनुच्छेद है, तो अगला जो हमारा आर्टिकल है वो 26। तो बात 26 की हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। मतलब कि जो आप अपने धर्म से रिलेटेड जो भी कार्य करना चाहते हैं, तो उसको आपकी स्वतंत्रता है। मतलब कि किस किस चीज़ों की, जैसे कि आप संस्थाओं की स्थापना, आप कोई संस्था आप स्थापित कर सकते हैं, जैसे कि मंदिर या मस्जिद आप अपनी संपत्ति पे बना सकते हैं। संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, मतलब कि आप ज़मीन खरीद सकते हैं अपना धार्मिक स्थल उस पर स्थापित करने के लिए। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं आर्टिकल 26 में लिखी हुई हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो जो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 27। तो आर्टिकल 27 की हम लोग बात करते हैं कि आर्टिकल 27 में क्या लिखा है, चलिए देखते हैं। तो आर्टिकल 27 में लिखा है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। तो इसको मैं आपको समझा दूं कि इसमें तो आर्टिकल 27 में ये लिखा हुआ है कि जैसे कि जो हमारी गवर्नमेंट है, यानी कि जो स्टेट है हमारा, वो क्या करेगा कि जैसे उसके पास में टैक्स इकट्ठा होने के बाद में वो मतलब कि कोई धर्म जो है, एक विशिष्ट धर्म जो है, मतलब पर्टिकुलर एक धर्म को मतलब कि बढ़ावा नहीं देगा। मतलब कि एक धर्म के रखरखाव के लिए या उसके पूजा स्थल बनवाने के लिए जो है वो बढ़ावा नहीं देगा। वो सभी धर्मों को समान मानेगा, मतलब कि सभी धर्मों को बढ़ावा देगा। तो ये बात आर्टिकल 27 में लिखी गई। और क्या लिखा हुआ है कि मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति है, तो वो अगर अपनी जो कमाई है उसको अगर धर्म में दान करता है, तो जो वो पैसा है तो उस पर जो है गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी। और एक और पॉइंट इसमें निकल आता है कि मतलब कि जो धार्मिक कार्य हैं, जो उन पे सरकार जो है उन पर भी टैक्स नहीं लगाएगी, जो आप धार्मिक कार्य करते हो। लेकिन जो है धार्मिक कार्यों पर शुल्क लगा सकती है। कि अब कैसे शुल्क लगाएगी, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। शुल्क लगाने का मतलब ऐसा है कि जैसे कि आप
तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तो तीर्थ यात्रा पर जब आप जाते हैं तो आपसे कुछ शुल्क वसूला जाता है। तो वो जो शुल्क वसूला जाता है वो किस लिए वसूलती है कि आपको गवर्नमेंट जो है वो कुछ विशेष सुविधाएं हैं उनसे उनके लिए वसूलती है, जो आपको सुरक्षा, जैसे आपके सुरक्षा और जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बनता है तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट आपसे शुल्क वसूलती है, ना कि वो आपसे टैक्स के रूप में वसूलती है। तो ये बात 27 आर्टिकल में लिखी हुई है। तो अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 28। तो चलिए 28 आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आर्टिकल 28 में लिखा हुआ है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो धार्मिक शिक्षा में मतलब कि जो भी धार्मिक शिक्षा जो कॉलेज या इंस्टीट्यूट देते हैं तो आप पे ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है कि आप उसमें उपस्थिति हो। तो ये बात आर्टिकल 28 में लिखी। और क्या लिखा है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब मतलब कि जैसे कि इंस्टीट्यूट होते हैं तो कुछ के मैं नाम बता दूं, जैसे कि एक वो ऐसे संस्थान होते हैं जिनका रखरखाव पूरी तरीके से राज्य करता है, ठीक है। और दूसरे जैसे होते हैं कि ऐसे संस्थान हो गए जिनका प्रशासन तो राज्य करता है लेकिन उसकी स्थापना जो है कोई विन्यास या न्यास द्वारा की जाती है। तीसरा क्या हो जाता है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है। और चौथे क्या हो जाते हैं कि ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हों। तो ये जो मैंने आपको 4 कैटेगरी बताई हैं, तो इसमें जो पहली वाली कैटेगरी है कि ऐसे संस्थान जिनका रखरखाव पूरी तरह राज्य करता है, तो इसमें क्या होगा कि आप धार्मिक निर्देश पूरी तरीके से इसमें प्रतिबंधित होंगे। अच्छा, जो सेकंड वाली मैंने कैटेगरी बताई कि ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना जो है किसी विन्यास या न्यास के तहत हुई हो, तो इसमें क्या होता है कि इसमें धार्मिक शिक्षा की अनुमति आपको दी जाएगी। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा और चौथा जो है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, और चौथा है जो ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हो। तो इनमें जो है स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है कि मतलब अगर कॉलेज या इंस्टीट्यूट वाला चाहेगा तो वो स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा दे सकता है। और आर्टिकल 28 में ये बात लिखी हुई है कि मतलब कि धार्मिक शिक्षा पर उपस्थित होने की मतलब कि स्वतंत्रता है व्यक्तियों के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी अगर इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो आपको उसमें उपस्थित होना ही होना है। तो ये कहीं ना कहीं हमको मौलिक अधिकार दिया गया है कि अगर उस पार्टिकुलर जो है इंस्टीट्यूट या कॉलेज में नहीं जाना चाहते तो ये हमारा मूल अधिकार है। किसी मतलब गवर्नमेंट की ज़बरदस्ती नहीं हो सकती या कॉलेज वाले की इसमें ही आपको पढ़ना है तो आप अपना दूसरा कॉलेज भी चुन सकते हैं। तो ये बात आर्टिकल 28 में लिखी थी। तो अब बात कर लेते हैं 29 की। तो जो हमारा आर्टिकल 29 जो है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं अल्पसंख्यकों के लिए हैं, 29 और 20 और 30। तो बात कर लेते हैं 20 की, हम लोग पहले बात कर 29 की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जो अल्पसंख्यक जो कैटेगरी है हमारी, तो उसके हितों का संरक्षण मतलब किस तरीके से मतलब किस तरीके से होगा या उनको कौन से मूल अधिकार मिलेंगे, ये बात आर्टिकल 29 में लिखी हुई है कि मतलब जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। ये बात आर्टिकल 29 में लिखी हुई है। लेकिन अब बात कर लेते हैं हम लोग आर्टिकल 30 की। तो आर्टिकल 30 हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 30 में क्या लिखा। आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थाएं खोलने और चलाने का अधिकार है। तो अल्पसंख्यक जो कैटेगरी है तो वो अपनी जो शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं उनको खोल सकती है और उनको रेगुलेट करने का अधिकार भी अल्पसंख्यकों को दिया गया है। तो हमारे जो संविधान है तो अल्पसंख्यकों को ये 2 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो अच्छा, जो अल्पसंख्यक जो संस्थाएं खोलेंगे उसकी भी 3 कैटेगरी हैं, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मतलब कि 3 जो कैटेगरी हैं उसमें कौन कौन से आएंगे जो संस्थान मतलब कि अल्पसंख्यक खोलेंगे। उसमें एक ये हो जाता है कि मतलब कि एक तो पहली कैटेगरी वो है जो राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले संस्थान हो जाएंगे कि जो राज्य से पैसा भी लेंगे और मान्यता भी लेंगे। दूसरे ऐसे संस्थान हो जाएंगे जो राज्य से मान्यता लेंगे और आर्थिक सहायता नहीं लेंगे। अच्छा, तीसरी कैटेगरी जो आती है उसमें कहा जाता है कि ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता और सहायता दोनों ही नहीं लेंगे। तो ये 3 कैटेगरी हैं अल्पसंख्यक, इन 3 कैटेगरी में अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा 31। तो देखते हैं कि 31 में क्या लिखा हुआ है, इसकी हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 31 जो है वो जो है
संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित है, तो इसको अब निरस्त कर दिया गया है। ये आर्टिकल अब जो है निरस्त कर दिया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं अभी ये महत्वपूर्ण नहीं रहा, तो इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। बस इतना आप याद रखें कि इसमें संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण था, तो जो कि अब इसको निरस्त कर दिया गया, जो कि मैं आपको पहले वाले लेक्चर में समझा चुका हूँ कि इसको कहाँ से हटाकर कहाँ रख दिया गया। 44वें संविधान संशोधन से इसको निरस्त कर दिया गया था। अब इसको जो है भाग 7 में जो है अनुच्छेद 300 के का में उठा के रख दिया गया, और ये कानूनी अधिकार हो गया। अब ये मूल अधिकार नहीं रहा। तो जो हमारा नेक्स्ट महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है, आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा। तो चलिए, आर्टिकल 32 में क्या लिखा है कि इसमें लिखा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब कि जैसे कि आपको जो जितने मैंने अभी मूल अधिकार पढ़ाए हुए हैं शुरू से लेकर अभी तक, तो अगर इन मूल अधिकारों का अगर कोई हनन करता है, गवर्नमेंट करती है, अगर आपके मूल अधिकारों को छीन रही है, तो इनको लेकर आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि गवर्नमेंट हमारा, मतलब कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं कहीं ना कहीं छीन रही है। तो इस बात को लेकर आप गवर्नमेंट पे केस कर सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये बात आर्टिकल 32 में लिखी गई है। और एक पॉइंट और है, जो क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है कि किसने, जो आर्टिकल 32 है उसको जो है संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा है, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 32 का मूल उद्देश्य जो है वो है मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था करना है। मतलब कि मूल अधिकारों को हनन होने पर आप उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 32 में आपको मिला हुआ है। तो अच्छा, आप मतलब कि मूल अधिकारों का आपके हनन हुआ, उसके बाद में आप कोर्ट पहुंच गए, तो उसके बाद में क्या होना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिटें जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, वहाँ पे रिटें जारी करती है कि जिस, मतलब कि जो आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है, तो उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिटें कौन कौन जारी करता है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी और हाई कोर्ट, दो जारी करेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के अधीन, और इसकी बात कर लें हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 26 के तहत जो है रिटें जारी करती है। अच्छा, बात हम लोग कर लेते हैं कि अच्छा, एक बात ये भी है कि अगर संसद जो है वो चाह ले, तो क्या है कि रिटें जारी करने की जो पावर है वो जो हमारे यहाँ पे निचले जो स्तर के जो न्यायालय हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो न्यायालय हैं, तो उनको भी ये पावर, रिट जारी करने की पावर दी जा सकती है अगर संसद चाहे तो। लेकिन फ़िलहाल में अभी सिर्फ जो है उच्चतम और उच्च न्यायालय के पास में ही रिट जारी करने की पावर दी गई हुई है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि मतलब कि कौन कौन सी रिटें जारी करती है, तो अब हम लोग इस पे बात करते हैं। अच्छा, जो कोर्ट न्यायालय है वो 5 तरीके की जो है रिटें, कितनी तरीके की जारी करता है, 5 तरीके की। तो चलिए एक एक करके हम लोग रिटों को देख लेते हैं कि कैसे कैसे रिट जारी करती है और किस किस रिट में क्या है। तो ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटें हैं, आपसे पेपर में पूछी ही जाती है। पहली जो रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। अच्छा, इसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं कि यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। मतलब कि कोई, मतलब कि आपको समझो कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वो जबरन हिरासत में आपको लिए हुए हैं, और कहने का मतलब है कि वो हिरासत में लिए हुए, और तो हिरासत में जो व्यक्ति है, अच्छा, हिरासत में रखने का मतलब कि अभी मैंने आपको ऊपर आर्टिकल उसमें 20 में पढ़ाया था, गिरफ्तारी से संबंधित जो निरोध था, नहीं सॉरी, आर्टिकल 22 में पढ़ाया था। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसको 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के पास में पहुंचाना पड़ता है, और रीज़न भी उसको बताना पड़ता है कि आपको किस लिए गिरफ़्तार किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये रिट मतलब कि जैसे अगर आपको गिरफ़्तार कर लिया गया, तो जो पुलिस है या किसी और ने गिरफ़्तार किया, वो आपको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास में नहीं ले जा रहा और उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो आप जो है उस संस्था या मतलब कि व्यक्तिगत तौर पे अगर कोई आपको हिरासत में लिए, तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो उसके बाद में क्या होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो रिट जारी करेगा। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो जारी करता है, उसके बाद में क्या होता है कि जो आपको जिसने भी हिरासत में लिया है, तो उसको जो है कोर्ट के समक्ष आपको प्रस्तुत किया जाएगा।
तो ये बात बंदी प्रत्यक्षीकरण में है। अच्छा, ये रिटें कब कब नहीं जारी की जा सकती, मतलब कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जब जिनमें आप ये रिट सुप्रीम कोर्ट नहीं जारी करेगी अगर आप कोर्ट में जाएंगे, तो वो कौन से मुद्दे हैं? जैसे कि हिरासत कानून संबंध, मतलब कि कोई स्पेशल लॉ है, जैसे कि आतंकवाद को लेकर अगर गवर्नमेंट ने कोई नया लॉ बनाया है तो उसके तहत अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो आपको ये रिट मतलब कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जारी कर सकती इस बेस पे। दूसरा कौन सा पॉइंट इसमें है कि कार्रवाई किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत की हो। अगर मतलब कि आपको विधानमंडल या संसद की या न्यायालय की अवमानना के तहत जो है गिरफ्तार किया गया तो भी आप इस रिट को नहीं जारी करवा पाएंगे। तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि न्यायालय द्वारा हिरासत, मतलब कि आपको अगर न्यायालय के द्वारा हिरासत में भेजा गया है तब भी आपकी ये रिट काम नहीं करेगी। चौथा जो पॉइंट है वो है कि हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर है, मतलब कि कोई ऐसा कानून, जैसे कि आप आर्मी का कानून ले लो कि आर्मी में जो कानून लागू होता है तो उसके हिसाब से अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा मामला जो सुप्रीम कोर्ट के या न्यायालय के क्षेत्र से बाहर अगर आपको उस बेस पे गिरफ्तार किया गया तो भी आप जो है इस रिट पे आपको मतलब कि प्रस्तुत नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो हम लोगों ने बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है रिट वो समझ लिए। अब जो हमारी नेक्स्ट जो रिट है वो है परमादेश। अब हम लोग देखते हैं कि परमादेश जो हमारी सेकंड जो रिट है परमादेश, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंडमस। तो देखते हैं कि परमादेश में क्या होता है कि यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं और अब मतलब कि जैसे कि आप किसी ऑफिस में गए काम करवाने के लिए और वो जो अधिकारी है वहाँ का वो काम ठीक से नहीं कर रहा है तो आप उसके खिलाफ़ कोर्ट में जा सकते हैं कि जो है आप केस उसके ऊपर कर सकते हैं कि ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। तो ये न्यायालय जो है तो ये जो न्यायालय है उस मतलब कि अधिकारी के खिलाफ जो है परमादेश जो है वो रिट जारी करेगा तो उससे उसका रीज़न पूछा जाएगा कि भाई आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि ये कब कब नहीं जारी की जा सकती है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि ये जो रिट है कब नहीं जारी की जा सकती। मतलब कि अब पहला पॉइंट देखते हैं कि निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध, मतलब कि कोई प्राइवेट पर्सन है या प्राइवेट मतलब कि संस्था है तो आप उसके खिलाफ़ ये रिट नहीं जारी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक। अच्छा, जो संवैधानिक, इसमें क्या है कि सिर्फ जितने भी संवैधानिक जो विभाग हैं आप उनके खिलाफ़ ही ये रिट जारी करवा सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो जारी करेगी वो सिर्फ संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनके खिलाफ़ ही जारी करेगी। अच्छा, बात करते हैं संवैधानिक और गैर संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो आगे आने वाले मैं लेक्चर में आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा, अभी उसकी चर्चा नहीं करूँगा मैं। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट है वो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध में भी ये रिट नहीं जारी की जा सकती है। चौथा पॉइंट है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी ये रिट आप नहीं जारी कर सकते हैं। मतलब कि अब पता चले आप राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ ही पहुंच गए, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जारी कर दे कि आप भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे तो ये जो है ये अलग मामला बन जाता है। तो अब जो हम लोगों की अगली जो रिट है वो पढ़ते हैं। तो अगली जो हमारी रिट है वो है प्रतिषेध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिशन। तो चलिए देखते हैं कि प्रोहिबिशन में क्या प्रोविज़न है। तो हम लोग देखते हैं कि यह रिट जो है निचली अदालतों या ट्रिब्यूनल को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है। मतलब कि कोई निचली अदालतें जो है या ट्रिब्यूनल है तो वो कोई ऐसा केस सुन रहा है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र से नहीं है संबंधित, उसके अधिकार क्षेत्र से संबंधित नहीं है और वो उस पर सुनवाई कर रहा है तो जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय है तो इस पर रोक लगा देगा। तो ये बात प्रतिषेध में लिखी हुई है कि अगर कोई निचली अदालत जो है अपने पावर से बाहर का मतलब कि मामला सुनता है तो ये उस पर रोक लगाने के लिए ये बात प्रतिषेध में लिखी हुई है। अच्छा, ये जो रिट बात कर लेते हैं कि जो न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण होते हैं, ये जो रिट है बस सिर्फ इन्हीं दो संस्थाओं के खिलाफ़ जारी की जा सकती है, बाकी किसी के खिलाफ़ नहीं। तो चलिए अगली जो हमारी रिट है बात करते हैं उत्प्रेषण की। तो अगली जो हमारी रिट है उत्प्रेषण, चलिए उसको देख लेते हैं कि उत्प्रेषण में क्या लिखा है। उत्प्रेषण को इंग्लिश में कहते हैं सर्टियोररी, और इसमें क्या लिखा है देखते हैं कि यह रिट तब जारी की जाती है जब हाई कोर्ट को लगता है कि निचली अदालत या कोई ट्रिब्यूनल ने निर्णय या आदेश पारित कर दिया है जो उनकी शक्ति से परे है या जब निर्णय में कोई त्रुटि हुई हो। अच्छा, जो इससे पहले की जो हमने प्रतिषेध वाली जो रिट देखी थी उसमें क्या होता है कि मामला चल रहा होता है
मामला अभी मतलब कि उस पर निर्णय नहीं आया है, जो केस चल रहा है उस पर अभी निर्णय नहीं आया। अच्छा, उत्प्रेषण में क्या होता है कि मतलब इस पर निर्णय आ चुका है। इसमें क्या होता है कि मतलब कि जो कोर्ट है उसने अपने निर्णय दे दिया है। अगर उस निर्णय में कोई त्रुटि जो हुई है, मतलब कि कानूनों के हिसाब से नहीं हुआ या कोई त्रुटि उस निर्णय में है, तो ये उसके लिए होती है। और दूसरा क्या होता है कि मतलब कि सख्ती से परे उनके मामला है और उस पर भी निर्णय दे दिया है, तो इन चीज़ों पे रोक लगाने के लिए जो उच्चतम न्यायालय है वो ये मामला अपने पास में बुला लेता है, मतलब कि अपने पास में स्थानांतरित कर लेता है जो निचली अदालतों से। तो ये बात उत्प्रेषण में लिखी हुई है। तो अगली जो हमारी रिट है वो आती है अधिकार प्रेक्षा। तो बात अधिकार प्रेक्षा की कर लें तो अधिकार प्रेक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यू वारंटो। तो ये रिट जो होती है वो सार्वजनिक अधिकारी जो होते हैं उनके खिलाफ जारी की जा सकती है। अच्छा, इसमें होता है कि जिसमें उन्हें यह दिखाने के लिए कहा जाता है कि वे किस अधिकार से सार्वजनिक पद पर धारण करते हैं, कि मतलब कि जब किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद को गलत तरीके से ग्रहण किया जा सकता है। मतलब कि कोई पद है, मतलब कि कोई संवैधानिक पद है या मतलब कि कोई संस्थागत पद है, अगर उस पर जो किसी की नियुक्ति हुई है, तो जब वहाँ पे वो नियुक्त होकर वो व्यक्ति पहुँच गया, तो अगर मतलब कि न्यायालय को लगता है कि अगर मतलब कि ये फर्जी तरीके से पहुंच गया या इसके जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया जो है वो इसको फॉलो नहीं कर सकता है, तो इस बात को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी करती है कि आप इस पद पर पहुंच गए हैं, वो आपका प्रोसेस क्या है कि आप एलिजिबिलिटी उसको फॉलो करते हैं। तो ये बात अधिकार प्रेक्षा के तहत होगी। अगर मतलब कोई व्यक्ति मतलब कि पद पर गलत तरीके से पहुंच गया है तो अधिकार प्रेक्षा रिट जारी करके उसको वहाँ से बर्खास्त किया जा सकता है। तो जो हमारी 5 की 5 रिटें हैं तो वो मैंने आपको समझा दी। अच्छा, एक बात मैं और आपको बता दूं, तो रिटें जारी करने का एक और पॉइंट है जो मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे कि बात कर लेते हैं कि रिटें एक तो उच्चतम न्यायालय जारी करता है और उच्च न्यायालय जारी करता है। तो इसमें जो रिटें जारी करने की पावर जो है इसमें यहाँ पे उच्च न्यायालय के पास में ज़्यादा है। किससे? उच्चतम न्यायालय की अपेक्षा जो है उच्चतम न्यायालय के पास में ज़्यादा है। मतलब कि जैसे कि कहें तो उच्चतम न्यायालय जो है वो केवल जो है मूल अधिकारों पे ही रिटें जारी कर सकता है, और उच्चतम न्यायालय ये जो है वो साधारण जो कानून होते हैं, जो साधारण कानून होंगे उनके संबंध में भी रिटें जारी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो है न्याय क्षेत्र बड़ा है और उच्चतम न्यायालय का न्याय क्षेत्र छोटा है इस मामले में रिट जारी करने में। तो अब हम लोग का जो है अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 33। तो आर्टिकल 33 में हम लोग देखेंगे कि क्या लिखा है। आर्टिकल 33 की हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल 33 में लिखा है कि संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके। मतलब कि जैसे कि अभी हम लोग हैं आम नागरिक हैं और मतलब कि जॉब लगने के बाद में कुछ पुलिस में भर्ती हो गए, अर्धसैनिक बलों, ये जो खुफिया एजेंसी है हमारे, तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी के मूल अधिकार हैं उनके मूल अधिकार उन दोनों में अंतर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उनके मूल अधिकारों में कमी हो जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि अब हम लोगों को बोलने का अधिकार है और जो है पार्टी बनाने का अधिकार है, कल को पुलिस वाले या खुफिया एजेंसी वाले कहेंगे हम भी अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये विवाद ना हो जाए। तो इसको लेकर हमारे जो संविधान निर्माता हैं तो इसको लेकर वो पहले से ही जो है प्रावधान करके गए हुए हैं। तो ये बात आर्टिकल 33 में लिखी है कि मतलब कि जो है कि ये जो अर्धसैनिक बल, पुलिस बल हो गए, तो ये कहीं ना कहीं इन जो मूल अधिकार बाकी के हैं तो इनकी मांग नहीं कर सकते हैं। ये बात आर्टिकल 33 में लिखी हुई है। तो जो अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है 34। तो आर्टिकल 34 की बात करें तो आर्टिकल 34 में क्या लिखा है हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ से संबंधित जानकारी है। मतलब कि मार्शल लॉ का मतलब है कि सैनिक शासन। अच्छा, ये कहाँ पे लगता है? जैसे कहीं पे युद्ध की आशंका हो, अशांति की आशंका हो, दंगे की आशंका हो, तो गवर्नमेंट जो है वहाँ पे मार्शल लॉ लागू कर देती है। मतलब कि सैनिक शासन वहाँ पे लागू हो जाता है। अच्छा, मार्शल लॉ लागू होने के बाद में क्या होता है कि मार्शल लॉ के क्रियान्वयन के समय सैन्य प्रशासन के पास जरूरी कदम उठाने की असाधारण अधिकार मिल जाते हैं। मतलब कि जो सैन्य शासन होता है उसको बहुत ही ज़्यादा ही अधिकार दे दिए जाते हैं और वे जो हैं अधिकारों पर प्रतिबंध, मतलब कि जो हमारे मूल अधिकार हैं उन पर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं और यहाँ तक कि किसी मामले में नागरिक को मृत्युदंड तक लागू कर सकते हैं। ये बात आर्टिकल 34 में लिखी गई है। तो जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 35। तो आर्टिकल 35 की हम लोग बात करेंगे। तो आर्टिकल 35 में क्या लिखा है चलिए देखते हैं कि
आर्टिकल 35 में लिखा है कि केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ये अधिकार राज्य विधानमंडल को नहीं। कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 35 में लिखा है कि संसद जो है मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है। और ये जो पावर है वो विधानमंडल के पास, राज्यों के जो विधानमंडल है उनके पास में नहीं होगी। मतलब कि अब बात कर ली जाए कि कैसे कानून, जैसे कि मान लीजिए कि आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता की बात करी गई है, तो इसको वो प्रभावी बनाने के लिए कि मतलब कि इसके मतलब कि जो अस्पृश्यता जो है अभी भी कुछ लोग मानते हैं, तो उनको दंडित करने के लिए और मानव के दुर्व्यापार जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वगैरह, बलात्श्रम पे जो बेकार कराई जाती है, तो उसको प्रभावी, ये मूल अधिकार प्रभावी बनाने के लिए जो गवर्नमेंट जो है वो कानून बना सकती है। तो ये बात 35 में लिखी हुई है। तो ये जो पावर है वो सिर्फ संसद के पास में है, राज्य विधानमंडल के पास में नहीं। ये बात आर्टिकल 35 में लिखी हुई है। तो हम लोगों ने देख लिया कि आर्टिकल 35 किससे संबंधित है, कि मतलब कि जो मूल अधिकार हैं उनको प्रभावी बनाने के लिए संसद के कानून की शक्ति है। तो ये बात 35 में लिखी हुई है। तो अगली हम बात कर लेते हैं कि अगला जो हम पढ़ने वाले हैं कि मूल अधिकार जो है उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब कि उनका महत्व क्या है, कि अगर ये ना होते तो क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, और इनके होने से मतलब कि क्या चीज़ें हैं जिनको आप आसानी से, जिनको मतलब कि मूल अधिकार होने के बाद में हमको क्या लाभ मिले हैं, वो हम लोग देखते हैं अब इस बात पे। मतलब कि देखिए, एक तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई मूल अधिकार मिलने से। दूसरी क्या हुई कि भौतिक एवं नैतिक सुरक्षा हमको मिली मूल अधिकार होने से। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक, मतलब कि जो मूल अधिकार हैं वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक हैं। इससे क्या हुआ कि विधि के शासन की स्थापना हुई, और जो है अल्पसंख्यक एवं समाज के कमज़ोर वर्गों के हितों की भी रक्षा मूल अधिकारों से हुई। मतलब कि ये जो पॉइंट है मूल अधिकार का, मतलब कि अगर इन सब पॉइंटों को मूल अधिकार में ना रखा गया होता तो कहीं ना कहीं इनका हनन हो जाता। मूल अधिकार ऐसे हैं जिनको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। तो वही बात इसमें। और क्या पॉइंट है कि धर्मनिरपेक्ष छवि को बल मिलता है मूल अधिकारों से। तो ये जो जितने भी पॉइंट हैं ये सब इसकी इम्पोर्टेंस बताते हैं कि मूल अधिकार का क्या इम्पोर्टेंस है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि आलोचना। देखिए, मूल अधिकारों की कुछ आलोचना भी की गई है, तो वो किन किन पॉइंटों पे मूल अधिकारों की आलोचना की गई है हम लोग बात कर लेते हैं कि मूल अधिकारों में मतलब क्या ऐसा है जो आलोचनीय है, जिससे मतलब कि जो पॉइंट है, तो हम लोग एक एक करके पॉइंट देख लेते हैं। तो आलोचना का मतलब है कि व्यापक सीमाएँ, बात आती है कि व्यापक सीमाएँ। व्यापक सीमाएँ का मतलब है कि इसकी जो सीमाएँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक हैं। इसमें बहुत सारे अपवाद हैं, इसमें कहीं पे अपवाद हैं, कहीं पे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं हम लोगों के मतलब कि मूल अधिकारों पे। मतलब कि एक तरफ तो संविधान ने हमें मूल अधिकार प्रदान किए और दूसरी तरफ वो हमसे छीन भी लेता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सीमाएँ जो हैं वो क्लियर नहीं है। दूसरी क्या आलोचना होती है कि कोई भी सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार नहीं। अच्छा, सामाजिक और आर्थिक अधिकार में क्या होता है कि जैसे कि सामाजिक सुरक्षा का अधिकार हो गया, काम का अधिकार हो गया, रोजगार का अधिकार हो गया, विश्राम एवं सुविधा का अधिकार होगा। तो ये जो सामाजिक अधिकार हैं इनको हमारे मूल अधिकार में शामिल नहीं किया गया, तो इसकी भी आलोचना की गई है। मतलब कि और जो लोकतांत्रिक देश हैं तो उनके जो नागरिक हैं उनको ये सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार प्राप्त हैं और हमारे यहाँ नहीं प्राप्त हैं। और क्या मतलब कि हो गया कि और बात करते हैं कि समाजवादी जो हैं, जैसे कि समाजवादी संविधान, जैसे कि रूस हो गया, चाइना हो गया, तो इनमें भी जो ये अधिकार हैं वहाँ पे उनके व्यक्तियों को भी, उनके नागरिकों को भी प्राप्त हैं, और मतलब कि भारत को नहीं, भारत के नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। तो अच्छा, जो अगला किस बात पे आलोचना की जाती है कि स्पष्टता का अभाव। देख लेते हैं स्पष्टता का अभाव को, मतलब कि जो हमारे संविधान में कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे कि हो गया कि जो वर्ड है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि लोक व्यवस्था हमारे मतलब कि मूल अधिकारों में लिखा गया है कि लोक व्यवस्था की बात कर लें तो इसको मतलब कि डिस्क्राइब, मतलब कि क्लियरिटी इसमें नहीं है। जैसे कि लोक व्यवस्था हो गया, अल्पसंख्यक हो गया, उचित प्रतिबंध हो गए, सार्वजनिक हित, मतलब कि ये जो वर्ड हैं इनको क्लियर से आपको समझाया नहीं गया। मतलब कि ये समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से इनकी परिभाषा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि स्पष्टता का अभाव है कि जो हमारे जो न्यायालय है, मतलब कि जो एडवोकेट है या जज है, तो वही लोग जो है इनकी व्याख्या करते हैं। जो आम नागरिक हैं उनके लिए कोई डेफिनेशन इन वर्णों की नहीं है, तो वो समय समय पर इनकी परिभाषा भी बदलती है और कुछ इसमें ऐड भी होता रहता है, कुछ इसमें हटाया भी जाता है। तो अगली जो आलोचना हुई है वो स्थायित्व का अभाव। स्थायित्व का अभाव मतलब कि कभी तो हमको ये मिल जाते हैं और कभी कभी ये हमसे छीन लिए जाते हैं। जैसे कि आपातकाल के दौरान स्थगन, जैसे कि आप इमरजेंसी लगी है देश में, तो उस दौरान जो है आपसे ये मूल अधिकार छीन लिए जाएंगे। तो ये भी एक आलोचना का विषय है। उसके बाद में जो अगली आलोचना किस बात पे की जाती है कि महंगा उपचार।
तो इसकी जो मतलब कि मूल अधिकारों को जो आप महंगा उपचार कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप कोर्ट में जाओगे तो जो न्यायिक प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा खर्चीली है, जो आम आदमी के बस की नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा ही खर्चा होता है। एक जो नॉर्मल इंसान है वो सुप्रीम कोर्ट जाने में ही उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट अगर मतलब कि जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट पता चले कोई तमिलनाडु का व्यक्ति है और उसको जो तमिलनाडु का व्यक्ति है और उसको सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो अब दिल्ली में जाएगा तो इतना लंबा जो रास्ता है उसको तय करने में ही उसका कितना खर्चा हो जाएगा ये आप समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही महंगा उपचार है। तो हम लोगों ने आज अपना जो मूल अधिकार का टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ छूट गई है, वो मैं आपको करवा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। उसके बाद में ये हमारी जो मूल अधिकार वाली जो क्लास है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें जो एक जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। तो इसमें मतलब कि कुछ ऐसे आर्टिकल हैं कुछ जो ऐसे आर्टिकल हैं जो मतलब कि अभी जो मैंने मूल अधिकार पढ़ाए हैं वो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। मतलब कि एक मिनट, मतलब कि जो अभी तक मैंने आपको ऊपर से अभी तक जो जितने भी आर्टिकल पढ़ाए हुए हैं मूल अधिकार के, ये जो है मतलब कि सभी भारतीयों को प्राप्त हैं। अच्छा, एक बात आ जाती है कि कुछ आर्टिकल जो मतलब कि मूल अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो ये बात भी आपको नोट करने वाली है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो कौन कौन से आर्टिकल हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं, मतलब कि नागरिकों को तो प्राप्त ही है, साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो ये मतलब कि पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मतलब कि जो हमारा अनुच्छेद, चलिए आप नोट कर लीजिए इसको, मैं नोट्स में तो नहीं नोट कर पाया, मैं अगर आप अलग से नोट कर लीजिए। मतलब कि जो हमारा आर्टिकल है 15, ये जो है एक आर्टिकल 15 हो गया, एक आर्टिकल 16 हो गया, और आर्टिकल जो हो गया नहीं सॉरी, ये जो 15 हो गया, 16 हो गया, और जो 19 हो गया, उसके बाद में 29 हो गया, उसके बाद में जो हो गया 30 हो गया। ये जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त है। ये जो मतलब भारत की नागरिकता जिसके पास में है, ये आर्टिकल जो है वो मतलब कि सिर्फ भारतीय नागरिकता जिनके पास में उनको ही मिलेंगे। और बाकी के जो आर्टिकल हैं वो भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ कि जैसे कि आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 20 हो गया, आर्टिकल 21 हो गया, आर्टिकल 21 का हो गया, आर्टिकल 22 हो गया, आर्टिकल 23 हो गया, आर्टिकल आपका 24 हो गया, आर्टिकल आपका 25 हो गया, उसके बाद में 25 के बाद में आपका 26 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, और 27 के बाद में आर्टिकल 28 हो गया। तो ये जो आर्टिकल हैं ये आपके नागरिक और विदेशी दोनों को ही प्राप्त है। तो जो मैंने आर्टिकल आपको पढ़ाए हैं इन सबको तो मैं डिटेल में पढ़ा ही चुका हूँ। तो आप ये आर्टिकल जो है वो नोट कर लीजिए। ये जो अभी मैं आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये आर्टिकल जो है ये नागरिक और विदेशी दोनों को ही प्राप्त है। तो आप इनको अलग से नोट कर लीजिएगा। तो आज जो है आपका जो मूल अधिकार का जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। उम्मीद है कि इससे कुछ भी छूटा नहीं होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। पूरा का पूरा मूल अधिकार का जो चैप्टर है मैंने कोशिश करी है कि इसमें से कोई भी पॉइंट छूटे ना। तो आप लोग बार बार इस वीडियो को देखिए, तो इससे आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। आपकी आने वाली जो परीक्षाएँ हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो और चाहे वो PCS की हो, चाहे PCS की हो, चाहे आपका RO ARO हो जाए, और कहीं ना कहीं सिविल सर्विस जो है उसमें भी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। जो आपकी आने वाली BEO की परीक्षा है, मतलब कि आपको जो प्री की परीक्षा है उसमें तो आपको हेल्प करने वाला है ये वीडियो, मतलब कि और जो आपका जो मेंस का जो आपका पेपर होने वाला है तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा होगा। तो अगर आप सभी लोग चैनल पे मतलब कि जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो वीडियो पढ़ने के बाद तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो उसमें हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। तो तब तक के लिए तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।